नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बात करने वाले हैं साइंस से। पिछले अध्याय में हमने परावर्तन पढ़ा था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपवर्तन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। परावर्तन में उसी माध्यम में प्रकाश किरण लौटती है, जबकि अपवर्तन में क्या होता है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण चली जाती है। तो हम बात करते हैं अपवर्तन और इसको लिखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, इसको यदि समझना है तो हमें एक छोटी लाइन याद करनी होगी। छोटी लाइन ये है कि जब कभी भी हम कोई भी जैसे स्पोर्ट्स का कोई गेम देखते हैं तो दो टीमें होती हैं, उनके बीच में एक छोटा सा साइन होता है और एक छोटा सा साइन होता है, वो किसका? वीएस का। ये वीएस होता है वर्सेज। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वी से तो विरल और एस से सघन। तो हमारा बस नियम यहीं से बनता है। अब नियम क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं। छोटा सा जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। ये दो लाइनें आप लोगों ने बना दी यहां से यहां तक, ठीक है? यहां से यहां तक बनाई, इसको सघन माध्यम बनाते हैं जी। सघन माध्यम बना लिया, ठीक है। यहाँ हमारे पास कोई स्टार बना लेते हैं, इससे लाइटें आ रही है इसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां से कोई प्रकाश किरण चलती है, यहां आ गई। यहां आने के पश्चात हमारा मीन्स तो ये होता है कि ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये कभी सीधी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया। यहां डाल देते हैं एक अभिलंब। अब ये जो प्रकाश किरण है यहां नहीं जाएगी तो कहाँ आएगी भाई? ये आ जाएगी आपके इस अभिलंब के पास चली जाएगी। अभिलंब के पास आ गई और जैसे ही यहाँ पे एक अभिलंब और डाला हमने, यहाँ फिर से माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज हो गया तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। तो यहाँ पे एक माध्यम, सबसे पहले हमने वीएस का नियम लिखा तो हम वी एस, और फिर से यहाँ पे कौन सा माध्यम आ गया? वी वाला माध्यम आ गया। यानी यहाँ तो हो गया विरल और यहाँ हो गया सघन, फिर से यहाँ पे क्या हो गया? विरल। यही हुआ। तो देखिए, हर बार माध्यम चेंज हो रहा है, और माध्यम चेंज हो रहा है तो कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन वाली। तो हमारी जो परिभाषा बन गई, परिभाषा की यदि बात करें, परिभाषा की यदि बात करें, कोटेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चल रही है। कहां से चल रही है? विरल माध्यम से चल रही है, और यहाँ आके सतह से टकराती है और कौन से माध्यम में चली जाती है? सघन माध्यम में। सघन माध्यम में जाती है तो उसका पथ जो होता है वो विचलन हो जाता है। तो हमारी डेफिनेशन बनी, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, से विचलित हो जाती है। इसे ही
अपवर्तन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। भाई सीधी सी बात आ गई, हमने यहाँ पे पढ़ा वीएस वाला, प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब आपका यहां से एक छोटा सा प्रश्न बनता है। प्रश्न ये है कि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो यह प्रकाश किरण अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश किरण अभिलंब के पास से आती है। कहाँ आती है? अभिलंब के पास आती है। फिर दूसरा प्रश्न यहीं से पुटअप होता है कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से पास आएगी या दूर जाएगी? तो देखिए, यहाँ सघन माध्यम था, सघन माध्यम ये अभिलंब, और अभिलंब से जैसे ही ये विरल माध्यम में आई, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हो गई? दूर हो गई। तो सघन माध्यम में ये तो पास आती है और विरल माध्यम में दूर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं। ये बात कर लिया। देखिए, छोटी सी बात है, आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, केवल एक छोटी सी लाइन याद रखना है, वो है बीएस वाला वर्जन याद रखना है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं अपवर्तन नियम की विशेषता। तो अपवर्तन नियम हमने पढ़ा था, इससे पहले हम परावर्तन पढ़े, तो उसमें जो विशेषताएं थी वही विशेषता यहाँ पे लागू होती है, वो दूसरी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, विशेषताएं जो निकल के आएगी वो यहीं से निकल के आएगी। बात करते हैं यहाँ से अपवर्तन नियम की विशेषता। अपवर्तन नियम की विशेषता। कौन कौन सी स्पेशलिस्ट हैं रिफ्रैक्शन की? तो नंबर 1, आपतित किरण, कोमा अपवर्तित किरण, व अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये वाली लाइन जो है, तीनों एक तल में स्थित होते हैं, ये वाली एक विशेषता होती है। नंबर 2 विशेषता क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 विशेषता है, यहाँ पे ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो साइन आई का एंगल बनता है, कौन सा एंगल? साइन आई। ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये हो गया, इसको यहाँ लिख रहा हूं भाई मैं थोड़ा सा, साइन आर। ये दोनों अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं? अनुपात में। तो नंबर 2 विशेषता, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, कौन सा कोण बनता है? साइन आई। वह अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य बनने वाले साइन आर। साइन आर जो कोण बन रहा है यहाँ पे, साइन आई और साइन आर,
यहाँ लिख रहा हूं आगे नेक्स्ट में, अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं? अनुपात में होते हैं। तो हमारा नियम बना वो बना U इक्वल साइन आई बटे साइन आर। ये म्यू इक्वल साइन आई बटे साइन आर है, ये स्नेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्नेल के द्वारा। स्नेल के द्वारा दिया गया। इस कारण इस समीकरण को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं। इस इंपॉर्टेंट लाइन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अपवर्तन नियम जहां जहां भी होगा वहां सदैव आभासी घटनाएं घटेगी। कौन सी घटनाएं घटेगी? आभासी। केवल एक दो अपवाद को छोड़ के। तो अपवर्तन में जो घटनाएं होती है, अपवर्तन में घटनाएं आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी होती है जी। इसको याद रखना है। जैसे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण की यदि बात करें, आकाश में तारों का टिमटिमाना। आभासी घटना हो गई। आभासी घटना हो गई। नंबर 2 पे एग्जाम्पल की यदि बात करें, पानी में पड़ी परख नलिका। मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें अपवर्तन की, तो सूर्य जो उदय होता है और सूर्य जब अस्त होता है तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो वो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नंबर 3 पे हो गया एग्जाम्पल, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय सूर्य का दो मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक, 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। तो ये भी कौन सी घटना हो गई? अपवर्तन वाली घटना हो गई। ऐसे ही मैंने यहाँ पे परख नली लिया। मछली का नाम भी आ सकता है कि पानी में रखी मछली ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। तो नंबर, या सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो नंबर 4 एग्जाम्पल की बात करें, तो नंबर 4 एग्जाम्पल के रूप में हो गया, यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। नंबर 4 एग्जाम्पल हो गया, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। वह दिखाई देता है।
मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बताई कि अपवर्तन में आभासी घटनाएं होती है, लेकिन अपवाद जो इसका होता है, अपवाद के रूप में बात करें कि गर्मियों के दिनों में सड़क पे दूर पे दिखाई देता है, पानी पानी सा दिखाई देता है, लेकिन वो घटना यहाँ पे अपवर्तन की नहीं होती है। वो किसकी घटना होगी? वो होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है, आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी कर लेते हैं। धन्यवाद। आइए हम कुछ विशेष नोट पढ़ते हैं जो अपवर्तन के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नोट नंबर 1 की, कि हमारे पास जो माध्यम होता है यदि अलग अलग है माध्यम, तो इसके लिए अपवर्तनांक भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो नोट नंबर 1 में भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि लाल रंग है, उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? नीला रंग है, उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? नंबर 2 विशेषता, तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक का मान कम होगा। यानी इस वाली लाइन से स्पष्ट होता है कि तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में विपरीत संबंध होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं संबंध क्या होता है? संबंध जो बना वो बन गया तरंग दैर्घ्य इनवर्स 1/अपवर्तनांक। यदि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, और यदि तरंग दैर्घ्य कम होगी तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है, ये इसमें संबंध होता है। तो यहां से एक छोटी सी लाइन आपको परीक्षा में एसएससी में पूछी भी गई है, एसएससी असिस्टेंट में पूछी गई है। यहां से एक छोटी लाइन में आपको बताता हूं कि यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग कलर दे दिए। ठीक है, अलग अलग कलर दे दिए तो तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जाता है और अपवर्तनांक के बारे में। तो यहाँ हम छोटी सी बात करते हैं, यानी मैंने लिखा यहाँ पे तो मैंने लिखा रंग, यहाँ पे लिखा तरंग दैर्घ्य, और यहाँ पे लिख दिया हमने अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है भी, और छोटा सा जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं विबजोर से। इससे लिखते हैं VIB GYOR। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा उलट के भी लिखे हम ऐसे, जैसे आप लिखना चाहते हो विबजोर
ऐसे लिख दिया, तो मैंने यहाँ भी से लिखा वोयलेट, और वोयलेट कहते हैं बैंगनी। इंडिगो इसको लिखते हैं जामुनी से। ये होता है नीला, ये होता है हरा, ये होता है नारंगी। सॉरी, इससे पहले एक कलर छूट गया हमारे पास, उसको लिखते हैं, ये जो है ये है पीला, ये जो है ऑरेंज नारंगी, और ये जो है इसको लिखते हैं लाल से। हम लोग सभी जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ये लो, सर्वाधिक किसकी, लाल रंग की। सर्वाधिक किसकी हो गई, लाल रंग की, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य। और इसकी हो गई, बैंगनी रंग की हो गई न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। मैंने कहा था कि तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में विपरीत संबंध होता है। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वाधिक। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा भी, सर्वाधिक। और यहाँ पे अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, न्यूनतम। क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में विपरीत संबंध होता है, व्युत्पन्न संबंध होता है, इनवर्स में संबंध होता है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैंगनी रंग यानी इंडिगो, इसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, इसका अधिकतम होगा यानी सर्वाधिक होगा। इस प्रकार से ये हमारा आज का ये टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद में जो नेक्स्ट, इसके बाद जो बात करने वाले थे वो था आपका टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट का टॉपिक जो है वो लेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं हम। मैं आपको ये डायग्राम बताता हूं। ये अभिलंब था, यहां से कोई प्रकाश किरण का स्रोत इधर चलता है। अब जैसे ये जाएगा अभिलंब से दूर हटेगा। स्थिति नंबर 1, पोजीशन नंबर 1। नंबर 2 में लेते हैं। जो कोण पहले यहाँ पे ये था, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये जो कोण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये मान यहाँ पे आ गया। इस कोण को इतना सा बढ़ाया तो ये अपवर्तित किरण भी इधर थोड़ी सी बढ़ गई, इधर बढ़ गई थोड़ी सी, इधर ये एंगल भी, आपतित किरण को आपने बढ़ा दिया तो ये अपवर्तित होने वाली किरण भी क्या हो गई, बढ़ गई। और माध्यम कैसा था, सघन था। ये आपके पोजीशन नंबर 2 लिख देता हूं। पी नंबर 2। 3 की बात करते हैं। अब इस एंगल को और थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये यहां तक बढ़ा दिया आप लोगों ने। अब यहां से प्रकाश किरण इधर जा रही है तो इस अपवर्तित किरण का मान 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, समांतर। ये आपके पोजीशन नंबर 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो यहीं से बनता है। अब देखिए ये जो एंगल होता है, इस एंगल का नाम दिया जाता है
क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। यदि इस आपतित किरण को, ये आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण। इस आपतित किरण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, यानी इस कोण से थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, तो ये जो आपकी अपवर्तित होने वाली किरण है इसका मान 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, और 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा तो ये उसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में आ जाएगी। ये हो गई आपकी आपतित किरण। इस आपतित किरण का मान कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, नहीं है, नहीं होगा तो ये उसी माध्यम में वापस टकरा के क्या होगी? यहाँ आ जाएगी ऐसे। फिर यहाँ से ये सतह आपकी थी, यहाँ से टकराएगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ से टकराएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। इस प्रकार से इसका ये क्रम चलता रहता है। और यहाँ पे जो ये घटना हो जाती है, यही घटना होती है आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा में एक छोटी सी बात, अभी छोटी सी बात क्या है, तो हमें पढ़ना है, यदि आपतन या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर कहाँ आ जाएगी? सघन माध्यम में आ जाएगी। इस क्रिया को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लीजिए। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तो अपवर्तित प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि संपूर्ण सघन माध्यम में ही बार बार लौटती रहेगी। इसी घटना को, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया होगा यहां से? ये जो आपका क्रांतिक कोण था, इस क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बड़ा कर दिया अपवर्तित किरण से, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री होते ही वापस अपने माध्यम में आ गई, तो ये घटना क्या कहलाया? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना कहलाई। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए यहां हमें थोड़ी सी एक छोटी सी बात याद रखनी है। अब बात छोटी सी क्या है? छोटी तो है लेकिन बहुत बड़ी बात है। वो बात क्या है? आवश्यक शर्तें।
आवश्यक शर्त। ये दो शर्त यदि पूरी होती है तो वहां पे कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। नंबर 1, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से स्टार्ट होनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। ये आवश्यक शर्त है नंबर 1। नंबर दो की यदि बात की जाए तो नंबर जो 2 है वो यहां से निकल के आता है। आपतन कोण का मान हमेशा अपवर्तित कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर 2 की विशेषता लिखी तो ये हो गया आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये आपकी 2 विशेषताएं, ये 2 शर्तें पूरी होगी तो वहां पे कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होगी। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होगी। अब देखिए, ले लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसमें बहुत सारे होंगे आपके। और देख, जैसे मैं कहूं आपको, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का चमकना। मृग मरीचिका होती है रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं। गर्मियों के दिनों में सड़क पे आपको कुछ दूरी पे पानी सा पानी दिखाई देता है तो वो भी घटना कौन सी होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना ही होती है। काली स्याही से यदि कोई पोत दिया जाता है, कोई धब्बा बनाया जाता है तो वो चमकता है गर्मियों के दिनों में, तो वो भी घटना कौन सी होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, उदाहरण इसके लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। कौन से उदाहरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं? नंबर 1, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना कौन सी घटना के कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। नंबर 2 पे बात करें, गर्मियों में मृग मरीचिका चमकना। यहाँ मृग मरीचिका जो होती है उसको बोलते हैं, रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका। गर्मियों में मृग मरीचिका का चमकना या रेतीली मिट्टी का चमकना। इसके बाद लिखें, गर्मियों में सड़क पर कुछ दूर बाद पानी सा पानी दिखाई देना। तो ये कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होती है। देखिए, यहाँ पे एक विशेष एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था अपवर्तन में कि पानी में जो परखनलिका होती है, पड़ी हुई होती है, वो तो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तो वहां पे तो नियम बन जाएगा अपवर्तन का। और लेकिन यदि पानी में पड़ी परखनली यदि चमक रही है तो वहां पे कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखिए, पानी में पड़ी परखनलिका का चमकना।
एग्जाम्पल नंबर 4, पानी में रखी परख नली का चमकना। यहाँ पे चमकना घटना जो हो रही है वो हो रही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और पीछे अपवर्तन में हो रही थी यहाँ पे मुड़ी हुई घटना, तो मुड़ी हुई आभासी थी इसलिए वो किस में जा रही थी, अपवर्तन में जा रही थी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे।